Hello everybody, welcome to Learning Launch, and today I am starting a new chapter, Unit 3, that is Pollution and Their Effects. In the last videos, I have completed both the units, Unit 1 and Unit 2. For the better understanding of Unit 1 and 2, you can watch the last videos. So in this video, what we are going to cover is, in Unit 3, we are going to learn about the pollution and their effects and the public health aspects of environment. So what are the pollutions we are going to study is water pollution, air pollution, soil pollution, noise pollution, and solid waste management. So let's start the video. The first topic is pollution. अब basically pollution होता क्या है, right? Pollution is an undesirable change in the characteristics of air, water, and land that harmfully affect the life and also create health hazards for all living organisms on the globe. बेसिकली पॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी, अब जैसे हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एयर, वाटर, लैंड, अगर उनमें क्या हो, कोई भी हार्मफुल अफेक्ट हो, कोई एक अनडिजायरेबल चेंज आए और उसकी वजह से क्या हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्थ हजार्ड्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो या फिर उनकी हेल्थ में इफेक्ट पड़े, दैट इज नोन एज पॉल्यूशन, राइट? या फिर हम पॉल्यूशन को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अनफेवरेबल ऑल्टरेशन ऑफ एनवायरनमेंट कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड कॉजिंग हार्म टू ह्यूमन बीइंग्स. वही पॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एनवायरनमेंट में कोई भी अनफेवरेबल चेंज आने की वजह से, जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग्स को हार्म हो, राइट? अब यहाँ पे दो तरह के पॉल्यूशन होते हैं, नेचुरल पॉल्यूशन एंड मैनमेड पॉल्यूशन. Natural pollution क्या होता है? This type of pollution is limited in its occurrence, generally from natural hazards like volcanic eruptions, emissions of natural gas, soil erosion, ultraviolet rays, cosmic rays, etc. Natural pollution basically क्या होता है? वो ऐसा pollution जो कि खुद ही अकर होता है by the natural hazards, खुद नेचर की वजह से होता है. उस पॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉल्यूशन, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से हुआ, एमिशंस ऑफ नेचुरल गैसेस की वजह से, या फिर सॉइल इरोजन हो रहा है, या फिर जो सन से हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी वजह से, या फिर कॉस्मिक रेज, या फिर और भी ऐसे फैक्टर्स. मैनमेड पॉल्यूशन क्या होता है? मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन इज मैनमेड ओनली. हाउएवर पॉल्यूशन इज यूजुअली कैटेगराइज्ड एज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन एंड मरीन पॉल्यूशन. बेसिकली ज्यादातर पॉल्यूशन जो होता है उसको मैनमेड पॉल्यूशन ही बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो पॉल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू क्रिएट होता है उसको बोलते हैं मैनमेड पॉल्यूशन. ज्यादातर पॉल्यूशन क्या होता है? मैनमेड. जैसे कि पॉल्यूशन को बोल सकते हैं एयर पॉल्यूशन, बाय ह्यूमन एक्टिविटीज होता है एयर पॉल्यूशन. जब रिलीज ऑफ टॉक्सिक गैसेज होती हैं, बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेज का एमिशन होता है, तो उससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन, जब इंडस्ट्रीज का वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर्स में, उससे वाटर पॉल्यूशन होता है. फिर आता है थर्मल पॉल्यूशन, एनर्जी से पॉल्यूशन. नॉइस पॉल्यूशन, इतने ज्यादा जो है हाई साउंड में, हाई साउंड जब यूज होती है उनकी वजह से क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन. या फिर व्हीकल्स के हॉर्न वगैरह से, उनसे क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन. फिर आता है लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन. सॉइल पॉल्यूशन होता है जब आपके बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, उनकी वजह से आपका क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन. एंड ये मोस्टली पॉल्यूशन क्या होता है? मैनमेड. अब आगे प्रोसीड करते हैं. लेट्स स्टार्ट एयर पॉल्यूशन. The imbalance in quality of air to cause adverse effects on the living organism is called air pollution. Basically air pollution क्या होता है? Air pollution मतलब एयर के अंदर जो भी बुरे इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी बुरे इफेक्ट्स आ रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? एयर की क्वालिटी गिर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ रहा है. ऐसे पॉल्यूशन को बोला जाता है एयर पॉल्यूशन. पॉल्यूशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस of sufficient quantity which exist in environment. Already environment में कुछ exist करती हैं, ऐसी undesirable substance exist करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? pollution. The substance or energy which causes pollution is called pollutant. ऐसे substances जिनकी वजह से pollution होता है, उन substances को या फिर उन energies को बोला जाता है pollutant. अब air pollution जिस वजह से होता है, उस टाइप के दो टाइप के pollutants होते हैं. कौन कौन से? एक है on the basis of origin, दूसरे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अभी कौन कौन से पॉल्यूशन होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं, देख लेते हैं.
On the basis of origin, according to origin, air pollutants are divided into two categories. Air के pollutant दो divided में categorize हैं primary pollutant और secondary pollutant, right? Primary pollutant are those which directly goes into the atmosphere. प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे पॉल्यूटेंट्स, ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स जो क्या होते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाते हैं और उनकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन. तो ये क्या है? प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट. किसकी बेसिस पे हुआ है ये? कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. अब ऐसे कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट है? कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, nitrogen oxide and CFCs. CFCs is your chlorofluorocarbons. Next आते हैं आपके secondary pollutants. Secondary pollutants are those pollutants which are produced in the air by the interaction among the primary air pollutants. Secondary air pollutants कौन से pollutants होते हैं? वो pollutants होते हैं जो कि air में produce होते हैं. किनकी वजह से? Primary pollutants के interaction की वजह से. जैसे कि ozone, O3, smoke, पैरा एसिटाइल नाइट्रेट जिसको पैन भी बोला जाता है, एसिड रेन. क्या होता है? एसिड रेन कब होती है? जब एनवायरमेंट में जब एसिड मिक्स होता है, बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं और उसके बाद जो रेन होती है उसको बोलते हैं एसिड रेन. एसिड इज योर, अगर मैं बोलूं जो हार्मफुल गैसेस जो रिलीज हो रही हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट. अब कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट की वजह से जो रेन हो रही है दैट इज एसिड रेन. एसिड रेन इज योर secondary pollutant. Then आते हैं aerosols. ये थे आपके प्राइम on the basis of origin. Then आता है on the basis of state of matter. According to state of matter, pollutants are divided into two parts. Same. इसमें क्या था? Natural pollutant. उसमें कौन कौन से pollutant थे? Primary pollutant and secondary pollutant. इसमें आएंगे आपके SPM, suspended particulate matter और gaseous pollutant. Okay. अब suspended particulate matter में दो तरह के होते हैं, नेचुरल सोर्स और मैनमेड सोर्स. नेचुरल सोर्स जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस एंड मैनमेड सोर्स जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट. अब आता है गैसियस पॉल्यूटेंट. इसमें भी दो टाइप के होते हैं, नेचुरल सोर्स और मैनमेड सोर्स. नेचुरल सोर्स में क्या आ जाता है? फॉरेस्ट फायर्स, और उस मैनमेड में आ जाता है कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है? एयर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? क्या क्या पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है? एयर पॉल्यूशन क्या होता है? ये सब हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन मे बी डायरेक्ट एंड अफेक्ट सर्टेन ऑर्गेनिज्म. द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन may possess a hazard or nuisance. Long continued pollution even affects the evolution of a species and eliminates organisms that cannot tolerate certain pollutants and favor others who can eat. Air pollution causes death. Air pollution causes death, impair health, reduce visibility, and brings vast economic losses. राइट? अब पॉल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट है एयर पॉल्यूशन का, ये अब हम इसमें पढ़ेंगे. बेसिकली क्या होता है, जो एयर पॉल्यूशन है उसके डायरेक्ट इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी होते हैं. जो पॉल्यूशन के इफेक्ट हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, और ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे, एनिमल्स की हेल्थ पे, सबकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं. अगर वो पॉल्यूशन बहुत टाइम तक चलता रहे, लॉन्ग कॉन्टिन्यूड पॉल्यूशन हो, तो वो और भी ज्यादा अफेक्ट करेगा, पूरी स्पीशीज को अफेक्ट करता है वो, और उसके बाद वो ऐसे पॉल्यूटेंट्स बन जाते हैं जो कि टॉलरेट भी नहीं किए जाते हैं. अब एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है? डेथ्स भी हो सकती है, हेल्थ इंपेयरमेंट हो जाती है, विजिबिलिटी रिड्यूस होती है, एंड ब्रिंग्स वास्ट इकोनॉमिक लॉसेस. इट कैन ऑल्सो कॉज इंटेंजिबल लॉसेस टू हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स सच एज ताजमहल. अब एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनका भी काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, जैसे कि आप ताजमहल में देख सकते हैं. फाइनली एयर पॉल्यूशन कैन अफेक्ट द एनवायरनमेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल. एयर पॉल्यूशन ने एनवायरनमेंट को तो बहुत ही बड़े स्केल पे अफेक्ट तो किया है. अब कैसे कैसे किया है पहला बार देखते हैं. हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ. एयर पॉल्यूशन की वजह से एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म हो रहा है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पानी एसिडिक हो रहा है. किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है,
तो एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन की वजह से क्या हो रहा है, जो भी पानी है एसिडिक हो रहा है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ को हार्म हो रहा है। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन, एयर पॉल्यूशन, एयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इफेक्ट ऑन मटेरियल एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से जो भी मटेरियल और प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ रहे हैं उनकी वजह से, जैसे ताजमहल, ताजमहल पे क्या हो रहा है, ताजमहल पहले व्हाइट मार्बल का था, अब जैसे उसमें एसिड रेन हो रहा है तो एसिड की वजह से, एसिड रेन के कंटिन्यूस की वजह से क्या हो रहा है, वो येलोइश इन कलर होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर में इम्बैलेंस होना। देन आता है एस्थेटिक क्लॉज, राइट। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन कैसे होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हम पॉल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं, कि हम कैसे बचाएं कि एयर पॉल्यूशन ना हो। पहला, मोर एंड मोर ट्री प्लांटेशन, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांट करने हैं। स्टॉप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, मॉडिफिकेशंस एंड ऑल्टरेशंस इन इक्विपमेंट प्रोसेसेस, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज यूज करने हैं, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने हैं जो कि क्या है, रिन्यूएबल है, जो बार बार रिन्यू हो सकते हैं, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करना है। फिर सस्टेनेबल मोबिलिटी, इनपुट्स दैट डू नॉट कंटेन द पॉल्यूटेंट्स, ऐसे इनपुट्स यूज करने हैं जिसमें पॉल्यूटेंट्स ना हो। देन ऑपरेटिंग प्रोसेस टू मिनिमाइज जनरेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज करने हैं ज्यादा से ज्यादा, जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन ना हो। फिर बाय इन्वॉल्विंग द कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, कंट्रोल इक्विपमेंट, वेट कलेक्टर जिसको स्क्रबर भी बोलते हैं, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोन कलेक्टर्स, ऐसी कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को यूज करना है जिससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करा जा सकता है। फिर आता है बाय इन्वॉल्विंग द प्रोसेस मॉडिफिकेशन, बाय इन्वॉल्विंग द प्रोसेस मॉडिफिकेशन कैसे, chemical and petroleum industries have changed by implementing automated operations, computerized process control by reducing the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide by reducing excess air, ज्यादा एयर का रिड्यूस करने की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है बाय यूजिंग प्रोसेस मॉडिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉल्यूशन, नेक्स्ट टाइप का पॉल्यूशन हम क्या पढ़ेंगे, water pollution. Hydrosphere in the universe contains water in the form of oceans, lakes, rivers, tanks and many other water resources. Hydrosphere mostly part, hydrosphere क्या करता है, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि हाइड्रोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर मतलब वाटर का जितना पार्ट हमारे उसमें है वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर। इन द यूनिवर्स कंटेन्स वाटर, इसमें वाटर होता है किसकी, इसकी फॉर्म में, ओशंस, लेक, रिवर, टैंक्स एंड मेनी अदर वाटर सोर्सेज। वाटर सोर्सेज इन द वर्ल्ड आर ऑफ टू टाइप, अब जितने भी वाटर सोर्सेज अगर आप देखो कुल मिला के तो सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मरीन वाटर बॉडीज एंड फ्रेश वाटर बॉडीज, राइट। अब हम पढ़ेंगे, आगे देखते हैं, दो टाइप के आपके वाटर रिसोर्सेज हो गए, मरीन वाटर बॉडीज एंड फ्रेश वाटर बॉडीज। मैंने ये आपको बताया था कि मरीन वाटर बॉडीज इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक, जो थी हमारी कितनी 78% आपका पानी क्या था, मरीन वाटर बॉडीज, जो कि नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट, क्योंकि वो सॉल्टी वाटर था, उसको यूज नहीं कर सकते थे। बाकी आती है फ्रेश वाटर बॉडीज जिनको ह्यूमन कंज्यूम कर सकता है, जो कि फ्रेश वाटर की तरह यूज होती है। फिर आता है वाटर इज गुड सॉल्वेंट फॉर मेनी सब्सटेंसेस, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट इन इट्स प्योर फॉर्म एट मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वाटर पॉल्यूशन इज मेनली बिकॉज ऑफ सीवेज, इंडस्ट्रियल डिस्पोजल्स, दैट इज इफ्लुएंस। अब क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन, वाटर जो है एक बहुत ही गुड सॉल्वेंट है बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए। अब इसी वजह से, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा गुड सॉल्वेंट है, इसी वजह से क्या होता है, वाटर जो है कभी भी, बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पे वो अपनी प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। वाटर पॉल्यूशन बेसिकली किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सीवेज, सीवेज की वजह से। इंडस्ट्रियल डिस्पोजल, इंडस्ट्री से जो भी डिस्पोज निकलता है वो बिना ट्रीटमेंट के इफ्लुएंट्स जो होते हैं ऐसे ही बहा दिए जाते हैं पानी के अंदर, डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं, जिनकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। अब पैरामीटर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, की वाटर पॉल्यूट हो कैसे कैसे रहा है। केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर टू फाइंड द स्टेज ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर आर, अगर हमें देखना है, केमिकली देखना है कि पानी जो है कितना ज्यादा पॉल्यूटेड है, तो हम कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं। अब हम वो देखते हैं कि कौन कौन से आपके स्टेजेस हैं जिनसे पता चल सकता है कि जो पानी है वो पॉल्यूटेड है। पहला स्टेप आता है आपका पीएच, मतलब आप पानी का पीएच लेवल चेक करो कि कितना है।
फिर आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, जिसमें हम चेक करते हैं कि उसके अंदर कितनी ऑक्सीजन है। देन देखते हैं हम डिस्कलर्ड ऑक्सीजन। अब ये क्या क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। सिमिलरली मैंने आपको क्या बताया था, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। पॉल्यूटेंट्स बेसिकली वो होते हैं जिन सब्सटेंसेस की वजह से या फिर जिन एनर्जी की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उनको बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको भी कैटेगराइज करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स कौन कौन से पॉल्यूटेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, water soluble organic compounds, disease causing agents, heat। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर किस पार्ट पे डिफाइन किया गया है, एग्रीकल्चरल वाटर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूशन एंड डोमेस्टिक वाटर पॉल्यूशन। समझ आया। ये थे आपके टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट जिनकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कंट्रोल मेजर्स की क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम वाटर पॉल्यूशन को रोक सकते हैं और वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूट ना हो। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉइल्ड, कूल्ड एंड देन यूज्ड। जो भी हमारा पीने वाला पानी है उसको पहले हमें बॉईल करना चाहिए, फिर उसको ठंडा करना चाहिए और फिर उसको यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें जितने भी अगर जर्म्स या फिर जितने भी उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स हो वो रिमूव हो जाए। देन डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी डन बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर। ड्रिंकिंग वाटर में क्या करना चाहिए हमें, केमिकल्स जैसे क्या होते हैं, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी डन बाय यूजिंग केमिकल्स लाइक ब्लीचिंग पाउडर। डिसइंफेक्शन, कोई जो भी पीने वाला पानी होता है उसका हमें डिसइंफेक्शन करने के लिए, मतलब उसमें जितने भी इन्फेक्शन है उनको हटाने के लिए क्या करना चाहिए, उनको केमिकल से ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से क्या होता है, पानी साफ होता है। नेक्स्ट आता है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम नियर बाय यूज ऑफ वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड पूल्स। क्या करना चाहिए, जो पास में जो भी अगर हमारे वाटर लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, पूल्स हैं, उनमें पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज हमें कम करना चाहिए। ड्रेनेज वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू मिक्स विद ड्रिंक वाटर। जो भी ड्रेनेज वाला वाटर है उसको ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम शुड बी मेंटेन प्रॉपर्ली। ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर्ली मेंटेन करना चाहिए। क्लोरिनेशन प्रोसेस इज टू बी अडॉप्टेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के लिए हमें क्लोरिनेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, पहले क्लोरिनेशन करना चाहिए एंड देन पानी पीने के लिए यूज करना चाहिए। For 1 liter of water, 30 to 40 milligram of chlorine is to be added to get perfect disinfection. It kills bacteria, fungi, fungal spores and other microbes also. अब 1 लीटर पानी के लिए हमें सिर्फ 30 से 40 मिलीग्राम क्लोरीन चाहिए होता है, जिससे क्या होता है, प्रॉपर डिसइंफेक्शन हो जाता है और जो पानी है उसके अंदर जितना भी पानी का प्रॉपर डिसइंफेक्शन होता है, उसमें जितने भी केमिकल्स या फिर जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं और वो डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। इससे उसमें पानी में जितने भी बैक्टीरिया, फंजाई, फंगल स्पोर्स वगैरह हैं वो सब हट जाते हैं। ये था आपका वाटर पॉल्यूशन। अब हम देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, हमने एयर पॉल्यूशन पढ़ लिया, हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द परसिस्टेंट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, केमिकल्स, सॉल्ट्स, radioactive materials or disease causing agents which have adverse effects on plant growth and animal health। सॉइल पॉल्यूशन बेसिकली हम सॉइल पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉइल पॉल्यूशन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं एज द परसिस्टेंट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स। मतलब टॉक्सिक कंपाउंड्स जो हैं आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, टॉक्सिक कंपाउंड्स के लोग केमिकल्स, सॉल्ट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या फिर डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं जिनकी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट, बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट्स हो सकते हैं प्लांट की ग्रोथ पे, एनिमल्स की हेल्थ पे, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। कैसे, क्योंकि प्लांट जो होते हैं ऑलरेडी सॉइल में ग्रो होते हैं तो प्लांट की ग्रोथ में भी इफेक्ट करते हैं, और जो भी हमारा एग्रीकल्चरल प्रोसेस है वो भी सॉइल के अंदर होता है, और जितनी भी वेजिटेशन ग्रो होती है वो सब कौन कंज्यूम करता है उनको, ह्यूमन बीइंग, तो उनके अंदर भी इफेक्ट करता है सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल इज अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स दैट कवर्स द अर्थ्स रॉकी सरफेस। The organic portion, which is derived from the decayed remains of plants and animals, is concentrated in the dark uppermost topsoil.
The inorganic portion made up of rock fragments was formed over thousands of years by physical and chemical weathering of bedrock. सॉइल बेसिकली क्या है, बहुत एक पतली सी लेयर है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल्स होते हैं, और बेसिकली ये क्या करती है, अर्थ के रॉकी सरफेस को कवर करती है. जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो कहाँ से डिराइव हुआ है सॉइल का, फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये क्या होता है, ये कहाँ पे होता है, अपर मोस्ट टॉप सॉइल में. The inorganic portion made up of rock fragments was formed over thousands of years by physical and chemical weathering of bedrock. अब जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है वो कहाँ से आया है सॉइल का, रॉक फ्रेगमेंट से. मतलब जो बहुत सालों सालों साल में क्या हुआ, फिजिकल और केमिकल वेदरिंग होता है बेडरॉक का, उसकी वजह से इनऑर्गेनिक पोर्शन फॉर्म होता है. Productive soils are necessary for agriculture to supply the world with sufficient food. जो प्रोडक्टिव सॉइल्स मतलब जो अच्छी सॉइल्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होती हैं, वो क्या करती हैं, सॉइल को बेसिकली प्रोडक्टिव सॉइल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक हमें जो ह्यूमन बींग्स को सफिशिएंट फूड चाहिए उनकी डिमांड्स को पूरा करती है. अब टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स होते हैं. एग्रीकल्चरल सॉइल पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज. दूसरा आता है सॉइल पॉल्यूशन बाय इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड सॉलिड वेस्ट. एक तो हो रहा है कि आपने कुछ अर्बन एक्टिविटीज करी हैं, उनकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, एग्रीकल्चर पॉल्यूशन हो रहा है. दूसरा सॉइल पॉल्यूशन वो आता है जो हो रहा है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की वजह से, जो हो रहा है सॉलिड वेस्ट की वजह से. सॉइल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर सॉइल पॉल्यूशन कौन सा है, ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज, पॉल्यूशन ऑफ सरफेस सॉइल, राइट. नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन ऑफ अंडरग्राउंड सॉइल. सरफेस सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है या तो अंडरग्राउंड सॉइल का पॉल्यूशन होता है. और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस जो सॉलिड वेस्ट से क्या होता है, वही सरफेस सॉइल तो पोल्यूट होती ही होती है, और सॉइल प्रोफाइल में भी डिस्टरबेंस आता है. इसका मतलब सॉइल का जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो डिसबैलेंस होता है. नेक्स्ट आता है कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन. अब सॉइल पॉल्यूशन हो कैसे रहा है, राइट. इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होना, बिना बिना देखे कि कितना यूज होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज होना फर्टिलाइजर्स का, उनकी वजह से सॉइल बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रही है. सीवेज फ्रॉम लैंडफिल्स से जितना भी सीवेज है वो सब क्या करता है, लैंडफिल्स क्रिएट की जाती हैं जहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ डालते हैं. उसकी वजह से क्या हो रही है, सॉइल बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रही है. इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड. सिमिलरली वही बहुत ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक जो ऐसे मन्योर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमें यूज करने चाहिए. पर लेकिन ये क्या हो रहा है, केमिकली मेड ये सारे फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, जिनकी वजह से बहुत ज्यादा सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट आता है डंपिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट. बहुत ज्यादा अमाउंट में वेस्ट को डंप किया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन. फिर आता है डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन. अब डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन का क्या कनेक्शन है यहाँ पे, ये था हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था ये, कि डिफॉरेस्टेशन मतलब प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में काटना इज डिफॉरेस्टेशन. अब प्लांट्स क्या करते हैं, जब प्लांट्स या ट्रीज ग्रो होते हैं तो जो ट्रीज की रूट होती है वो सॉइल के की जो स्ट्रक्चर है उसको बाइंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता और सॉइल फर्टाइल रहती है, राइट. अब जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होगा उतने ही ज्यादा अमाउंट में सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी लूज करेगी, सॉइल का स्टेबल स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाएगा. इफेक्ट्स. अब सॉइल इरोजन के क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ये देख लेते हैं. पहला आता है एग्रीकल्चरल इफेक्ट, देन आता है इंडस्ट्रियल इफेक्ट, देन आता है आपका अर्बन इफेक्ट. अब ये क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं ये देख लेते हैं. एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सॉइल पॉल्यूशन का, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, जिस वजह से क्रॉप्स उगाने में प्रॉब्लम हो रही है. रिड्यूस नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है. इंक्रीज सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है. रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्शन. जब सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी, सॉइल इरोजन बढ़ेगा, तो क्रॉप की प्रोडक्शन तो अपने आप कम होगी, क्योंकि अलग अलग टाइप की क्रॉप को हम ग्रो नहीं कर पाएंगे. फिर आता है इंडस्ट्रियल इफेक्ट. इंडस्ट्रियल इफेक्ट क्या है, डेंजरस केमिकल्स एंटरिंग अंडरग्राउंड. डेंजरस जो केमिकल बहुत ज्यादा हजार्डस केमिकल्स जो हैं अंडरग्राउंड
एंटर होते जा रहे हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज सेलिनिटी विच रिड्यूसेस वेजिटेशन प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा सेलिनिटी इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से वेजिटेशन प्रोडक्शन डिक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट, अर्बन इफेक्ट। अर्बन इफेक्ट में क्या हो रहा है? अब घरों में कैसे दिक्कत हो रही है सॉइल पॉल्यूशन की वजह से? ब्लॉकिंग ऑफ ड्रेन्स, ड्रेन्स ब्लॉक हो जा रही हैं जिनकी वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम खराब हो रहा है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। फोल स्मेल एंड रिलीज ऑफ गैसेस, गैसेस रिलीज हो रही हैं, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम, और वेस्ट को मैनेज करने में प्रॉब्लम्स हो रही है बहुत ज्यादा। ये क्या है? एक अर्बन इफेक्ट है सॉइल पॉल्यूशन का। अब हम देखेंगे कंट्रोल मेजर्स की। सॉइल पॉल्यूशन हो तो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, इफेक्ट भी हमने उसके देख लिए। अब हम देखेंगे कि हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहला आता है रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज। जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, हमें क्या करना है? उनका यूज कम करना है। देन आता है रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल। पहले मैं ये वाला बता देती हूँ एक बार। रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं। इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमें क्या करना चाहिए? बायोलॉजिकल मेथड्स या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से ये जो केमिकली सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट आता है रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवरी ऑफ मटेरियल। अब इसमें क्या होना चाहिए? अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको देखना चाहिए कि वो रीयूज हो सकता है। अगर वो रीयूज हो सकता है तो उसको रीयूज करना चाहिए, नहीं तो उसको रिसाइकल कर देना चाहिए। मटेरियल सच एज ग्लास कंटेनर, प्लास्टिक बैग, पेपर, क्लोथ एक्सेट्रा कैन बी रीयूज एट डोमेस्टिक लेवल्स। ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, ग्लास कंटेनर हो गया, प्लास्टिक बैग्स वगैरह हो गए, पॉलिथिन्स हो गई, ये सब रीयूज की जा सकती हैं rather बीइंग डिस्पोज। इनको डिस्पोज ऑफ करने की जगह हम इनको डेली लाइफ में बार बार अगर हमें यूज करना है तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन कम होगा। दिस इज अ रीजनेबल सॉल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग सॉइल पॉल्यूशन। ये एक रीजनेबल सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन हम लोग सब कर भी सकते हैं कि हम ये वाले जो जितने भी मटेरियल्स है इनको हम रीयूज कर सकते हैं। अब मटेरियल सच एज पेपर, सम काइंड ऑफ प्लास्टिक्स एंड ग्लास आर बीइंग रिसाइकल्ड। अब प्लास्टिक और ग्लास जो है ये रिसाइकल हो सकते हैं, तो हमें रिसाइकल कर देना चाहिए। This decreases the volume of refuse and helps in the conservation of natural resources. इसकी वजह से बहुत सारे natural resources conserve होते हैं, और ये जो natural resources conserve होंगे ये हमें ही फ्यूचर में हेल्प करेंगे, हमारे ही आने वाली जनरेशन की हेल्प करेंगे और उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है रिफॉरेस्टिंग। हमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, जिससे क्या होगा? लैंड लॉस कम होगा, सॉइल इरोजन रिड्यूस होगा, और वापस से क्या होगा? हमारा जो लैंड का फॉरेस्ट कवर है उसका अमाउंट बढ़ेगा, और जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन और मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए, जिससे क्या होता है? लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। फिर आता है सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट। प्रॉपर मेथड शुड बी अडॉप्टेड। हमें अच्छे मेथड्स यूज करने चाहिए जिनसे हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकें। नेक्स्ट पॉल्यूशन आता है आपका नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉल्यूशन आता है आपका नॉइस पॉल्यूशन। Noise is defined as unwanted and unpleasant and disagreeable sound which causes discomfort to human ear. बेसिकली नॉइस क्या होती है? नॉइस पॉल्यूशन हमें पढ़ना है, पर लेकिन नॉइस होता क्या है? नॉइस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड। ऐसी आवाज जो कि ना तो हमें चाहिए और ना तो बिल्कुल अच्छी होती है। डिसएग्रीएबल साउंड, जो बहुत ज्यादा हमें बिल्कुल एग्री ही नहीं करते कि हम वो आवाज सुन पाएंगे, जिस आवाज से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जिस आवाज से हमारे कानों में चुभन होती है, और जो आवाज हम बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, उसको हम कहते हैं नॉइस। The intensity of sound is measured in decibels. That is the 10th part of the long unit. जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं? डेसिबल्स में मेजर करते हैं। ह्यूमन ईयर इज केपेबल ऑफ परसीविंग अबाउट 85 डेसिबल ऑफ साउंड। जो ह्यूमन ईयर, नॉर्मली हमारे ईयर्स जो होते हैं वो 85 डेसिबल्स 85 डेसिबल्स की साउंड तक ही सुन पाते हैं। अगर उससे ज्यादा साउंड होती है तो वो क्या होने लगता है? फिर वो जाने लगता है फिर नॉइस में। बियॉन्ड द लिमिट द ईयर ड्रम कैन नॉट बियर साउंड। इससे ज्यादा जो आवाज होगी वो ईयर ड्रम्स हमारे सुन ही नहीं पाएंगे। इन नेचर वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स। Sound is a kind of vibration which travel through air, water and are sensed by ears.
साउंड एक तरह का वाइब्रेशन है जो कि एयर वाटर के थ्रू ट्रैवल तो किया जाता है, बट सुना किसके थ्रू जाता है? सिर्फ ईयर्स के थ्रू. दिस इज फ्रॉम म्यूजिक, स्पीच एक्सेट्रा, फ्रॉम रेडियो, टेलीविजन, computers, etc. One thing in this matter is that we can increase the volume of sound or decrease as per our taste, whereas a noise is a sound which cannot be heard clearly and only mixed sounds will be heard. अब क्या है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो क्या है, जो वॉल्यूम ऑफ साउंड है वो हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा कम कर सकते हैं. जो नॉर्मली वॉल्यूम है साउंड की, उसको हम अपने अकॉर्डिंग, हमें अच्छी थोड़े कम अच्छी लग रही है तो हम उसको कम कर देते हैं, थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है तो हम उसको ज्यादा कर देते हैं. तो वो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं. पर लेकिन नॉइज एक ऐसी साउंड है जो ना तो प्रॉपरली सुन पाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, जिससे चिड़चिड़ापन होता है, और सिर्फ क्या होता है कि मिक्स्ड आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ भी क्लियरली नहीं सुनाई देता है. अब नॉइज पॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप्स हैं ये देख लेते हैं. पहला आता है इंडस्ट्रियल नॉइज, देन ट्रांसपोर्ट नॉइज, एंड देन डोमेस्टिक नॉइज. ये जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, इंडस्ट्रियल नॉइज कौन सी साउंड नॉइज है? जो इंडस्ट्रीज में मशीन्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं, उनके से जो आवाजें आती हैं वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में होती हैं, तो वो भी साउंड नहीं, वो भी क्या करती है? नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है. देन आता है ट्रांसपोर्ट नॉइज. जैसे ही नाम से समझ आ रहा है, बेसिकली नॉइज ये क्या है? ट्रैफिक नॉइज, जो कि रोड्स पे, रेल्स, एयरक्राफ्ट, इन सब में आवाजें निकलती हैं, वो वाली जो अनवांटेड आवाज है वो होती है ट्रांसपोर्ट नॉइज, जो कि क्या क्रिएट करती हैं? नॉइज पॉल्यूशन. Noise level in residential area and metropolitan city are cross the borderline due to increase in vehicle noise pollution and leads to deafness in human beings. अब क्या हो रहा है, रेजिडेंशियल एरिया के आसपास मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है कि जिसने लाइन ही, बॉर्डर ही क्रॉस कर दिया है. बहुत ज्यादा अमाउंट में नॉइस क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को सुनने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के ईयर्स में प्रॉब्लम होने लगी है, और बहुत कुछ लोगों में तो डेफनेस की प्रॉब्लम भी सुनने लगी है, देखने को मिल रही है. अब आता है डोमेस्टिक नॉइज. डोमेस्टिक नॉइज किस तरह का नॉइज है? बेसिकली इट इंक्लूड्स डिस्टर्बेंस फ्रॉम हाउस होल्ड गैजेट्स. कॉमन सोर्स फॉर सच नॉइज आर रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीफोन. डोमेस्टिक नॉइज हो गया, जो घर की चीजों से नॉइज आ रहा है वो है आपका डोमेस्टिक नॉइज. जैसे कि अगर हम टीवी देख रहे हैं, अगर हम तेज आवाज में टीवी देख रहे हैं तो वो है हमारा डोमेस्टिक नॉइज. गाने तेज आवाज में सुन रहे हैं, या फिर फोन पे तेज आवाज में बात कर रहे हैं, या फिर घर में कुछ भी गैजेट्स यूज हो रहे हैं जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, इनसे जो आवाज निकल रही है ये है आपकी डोमेस्टिक नॉइज. अब हम देखेंगे कि नॉइज का इफेक्ट क्या है. अब हमने देख लिया नॉइज पॉल्यूशन होता क्या है, पर लेकिन अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ये भी तो देखना है. इफेक्ट्स ऑफ noise pollution. Noise pollution can affect human health and animal health that led to contraction of blood vessel, high blood pressure issues, heart attack, neurological problems, birth defect and abortion. अब बेसिकली नॉइस पॉल्यूशन क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. इंस्टेड ऑफ ह्यूमन हेल्थ वो एनिमल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज होने लगते हैं, हार्ट अटैक का भी इशू आता है, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ले लो, बर्थ इफेक्ट में दिक्कत होने लगती है, अबॉर्शंस होने लगते हैं. ये किसकी वजह से होते हैं? नॉइस पॉल्यूशन. मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू नर्वस ब्रेकडाउन. मसल कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होने लगता है? नर्वस ब्रेकडाउन होने लगता है. Work efficiency also affect and this main cause damage, hurt and emotional distress. Work efficiency की वजह से क्या होने लगता है? Hurt, damage होने लगता है, और बहुत ज्यादा emotional distress हो जाता है. The most immediate and a cut effect is impairment of hearing that diminish some part of ordinary system. एक नॉर्मल हमारे शरीर में, नॉर्मल ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या होता है कि हमें भगवान ने दो कान दिए हैं सुनने के लिए. अगर ये नॉइस पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्ट एक हमें इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, क्या? इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, जिससे हमारी सुनने की क्षमता कम होती है, सुनने में दिक्कत होती है, और एक हमारे ऑर्डिनरी सिस्टम का एक पार्ट डिमिनिश हो जाता है. Ultrasonic sound can affect cardiovascular system and semicircular canals of internal ear of human. अब अल्ट्रासोनिक साउंड्स अगर हम सुनते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन का जो इंटरनल ईयर है उनकी कार्डियोमस्कुलर सिस्टम और सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं. फिर आता है द ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग आल्सो अफेक्टेड बाय नॉइज पॉल्यूशन सच दैट दे मे कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ नाइट विजन एंड डिक्रीज द रेट ऑफ कलर प्रिजम्पशन. ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मतलब
आंखें, ऑप्टिकल सिस्टम इज योर आईज। आईज पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है नॉइज पॉल्यूशन का। कैसे? क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन की वजह से ये क्या करता है, नाइट विजन में कमी आ जाता है, नाइट विजन में डिफेक्ट आ जाता है हमारे, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कलर प्रिजम्पशन का रेट जो भी है वो भी डिक्रीज करता है। देयर आर मेनी अदर इफेक्ट्स ऑफ नॉइसेस सच एज इन्वॉल्व एग्रेशन, रेडी टू अटैक। एग्रेशन मतलब नॉइज पॉल्यूशन इतना ज्यादा इरिटेटिंग होता है कि कभी कभी इंसान जो है बहुत ज्यादा एग्रेशन में आ जाता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा इरिटेशन होने लगती है। पीपल में टर्न मैड एंड नर्व्स में नॉट फंक्शन नॉर्मली, नॉर्मली नहीं रिएक्ट करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आना लगता है और नर्व्स में भी इफेक्ट होता है। पीपल में बी डिफॉर्म्ड इन मेनी वेज इंक्लूडिंग इंक्रीज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। हैंड्स, नॉन फंक्शनिंग ऑफ हैंड्स, लेग्स, इफ ड्यू टू नॉइज पोल्यूशन इफ एक्सपोज कॉन्टिन्यूसली। नॉइज डिस्टर्ब्स स्लीप। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्लीप इज वेरी नेसेसरी फॉर अ नॉर्मल डे लाइफ। हमें क्या होता है, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग 8 to 9 hours ऑफ स्लीप इज वेरी नेसेसरी। अब नॉइज हो रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा एग्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से हम सो नहीं पाते हैं, तो नॉइज जो है बहुत ज्यादा स्लीप में हमारी डिस्टर्ब करती है। ये थे इफेक्ट्स। अब हम देखेंगे कंट्रोल मेजर्स कि अब हम नॉइज पॉल्यूशन को रोक कैसे सकते हैं। सोर्सेज कंट्रोल, इट इंक्लूड मॉडिफिकेशन ऑफ सोर्सेज सच एज चेंज इन मशीन डिजाइन रिमेनिंग ऑपरेशनल टाइम। अब हम क्या कर सकते हैं, हम रिसोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, सोर्सेज को चेंज कर सकते हैं। कैसे? कि हम मशीन्स को और अच्छा वो करें कि जो कि कम टाइम में ऑपरेट कर पाए। फिर आता है ट्रांसमिशन पाथ इंटरवेंशन, दिस इंक्लूड्स द कंटेनिंग ऑफ द सोर्सेज इन साउंड, insulating enclosure और कंस्ट्रक्टिंग अ नॉइज बैरियर यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स बनाने हैं जिसमें एक नॉइज बैरियर हो, उनका नॉइज बाहर ना आ पाए, ऐसा एक हमें मटेरियल क्रिएट करना है और ऐसे मटेरियल यूज करने हैं। नेक्स्ट आता है रिसेप्टर कंट्रोल, दिस इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ रिसीवर बाय ऑल्टरिंग द वर्क स्केड्यूल और प्रोविजन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन सच एज यूज ऑफ ईयर प्लग्स। हमें क्या करना है, पर्सनल प्रोटेक्शन, ईयर प्लग्स जो वगैरह है, इनका हमें क्या करना है, थोड़ा कम यूज करना है, जिनसे हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना आए। लुब्रिकेशन, प्रॉपर ऑयल विल रिड्यूस नॉइज कमिंग फ्रॉम द मशीन एंड फैक्ट्रीज। अगर कोई भी मशीन और फैक्ट्रीज में वर्क करता है तो उनके लिए क्या करना है, हमें प्रॉपर कानों में ऑयलिंग करनी है, जिससे क्या होता है, नॉइज जो मशीन और फैक्ट्रीज से आ रही है वो थोड़ा कम हो जाती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, अब इनसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिस्क्राइबिंग नॉइस लिमिट फॉर वेरियस ट्रैफिक, ट्रैफिक में नॉइस लिमिट कम किया जाए। क्या क्या करना चाहिए, बैन ऑन हॉकिंग इन सर्टेन एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में बेसिकली बैन कर देना चाहिए हॉकिंग का। क्रिएटिंग ऑफ साइलेंट जोन नियर बाय स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इन एरियाज के नियर बाय साइलेंट जोन क्रिएट कर देने चाहिए जहाँ पे शोर बिल्कुल ना हो। प्री डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग टू मेक देम नॉइस प्रूफ, पहले ही डिजाइन बिल्डिंग का क्रिएट कर लेना चाहिए जिसकी वजह से नॉइस प्रूफ, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग्स हैं वो नॉइस प्रूफ रहे। रिडक्शन ऑफ ट्रैफिक डेंसिटी इन रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया में ट्रैफिक कम कर देना चाहिए। गिविंग प्रेफरेंस टू मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर प्राइवेट सिस्टम्स, more private transport, we should use public transport system. Next, let's proceed to next, your last topic, solid waste management. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? अब हमने पढ़ लिया था कि सॉलिड वेस्ट क्या है, राइट? सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, अब उसको मैनेज कैसे करेंगे, हमें उसको डिस्पोज करना है तो उसको मैनेज तो करना पड़ेगा, ऐसे तो कहीं भी नहीं फेंका जा सकता है। तो अब उसको हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? इट रेफर्स टू कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द वे दैट मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको लेके जाना, उसका ट्रीटमेंट करना और फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देना, इस तरीके से कि एनवायरमेंट पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े, पब्लिक की हेल्थ पे हेल्थ इश्यूज कम से कम हो। This includes activities such as waste collection, sorting, recycling, composting and landfill disposal. Solid waste management में क्या क्या आता है? पहले हमें वेस्ट कलेक्ट करना पड़ता है, फिर सॉर्ट करना पड़ता है उसको, फिर उसको रिसाइकल देखना पड़ता है कि उसमें से क्या चीज रिसाइकल हो सकती है, क्या कंपोस्ट हो सकती है और क्या लैंडफिल में, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, हम डिस्पोज कर देते हैं। The goal of solid waste management is to reduce the amount of waste generated, promote recycling and reuse and ensure proper disposal of waste to prevent pollution and protect human health.
बेसिकली ह्यूमन हेल्थ को बचाने के लिए, पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें बेसिकली ये मेथड्स तो अपनाने ही चाहिए। क्या? रिसाइकलिंग, रीयूज, ये सब मेथड्स हमें करने चाहिए। वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड थ्रू वेरियस मेथड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट की बेसिस पे हम वेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। एंड देन विद इन सॉलिड वेस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट कैसे कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल यूज पैकेजिंग वेस्ट, या फिर फूड वेस्ट। मटेरियल के बेसिस पे ग्लास, पेपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, डोमेस्टिक, कमर्शियल, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनके बेसिस पे हम वेस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है वो देखते हैं। सबसे पहले कलेक्शन। कलेक्शन में क्या होता है? वेस्ट जो है वो फैक्ट्रीज, होम्स, इंडस्ट्रीज, इन सबसे क्या करा जाता है? कलेक्ट किया जाता है। रिसाइकलिंग बिन्स अगर वहां है कहीं पे तो वहां से कलेक्ट किया जाता है। पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेंटर्स में से कलेक्ट किया हमने वेस्ट। फिर आया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जो हमने वेस्ट कलेक्ट किया उसको रिसाइकल करने के लिए देखा जाता है कि वो रिसाइकल होगा। उनको रिसाइकल करने के अलग अलग तरीके ट्रीट किया जाता है। देन आता है डिस्पोजल। बाकी जितना बचा हुआ वेस्ट है वो जो कि रिसाइकल नहीं हो सकता है उसको क्या कर देते हैं? लैंडफिल्स में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। अब क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं ये देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है? कंजर्व रिसोर्सेज बाय रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग की वजह से जो है रिसोर्सेज कंजर्व रहते हैं। और वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज में भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके? लैंडफिल्स कैन टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस एंड मे नॉट बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैन लेड टू पॉल्यूशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम। अगर हमने डिस्पोजल वेस्ट जो डिस्पोजल है उसको गलत तरीके से कर दिया तो क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। लैंडफिल पॉल्यूशन, लैंडफिल में अगर हम डालेंगे इम्प्रॉपर तरीके से वेस्ट को तो क्या होगा? लैंड पॉल्यूशन होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी। इनकार्नेशन कैन रिलीज हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स। और इनकार्नेशन की वजह से क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूटेंट्स, बहुत हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो सकते हैं। अब इफेक्ट। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। हेल्थ हजार्ड। if solid waste are not collected and allowed to accumulate, they may create unsanitary conditions. अगर हम सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा ना करें, कलेक्ट ना करें तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक, अनसैनिटरी कंडीशंस बन जाएंगी जिनकी वजह से क्या होंगे? हेल्थ इश्यूज होंगे है। बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ को लॉस होगा। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेस बहुत ज्यादा होने लगेंगी। कोलेरा, डायरिया, डाइसेंट्री, ये सब जो बीमारियां हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में होने लगेंगी। फिर आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे होगा? इफ द सॉलिड वेस्ट आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली, अगर सॉलिड वेस्ट को हमने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, डीकम्पोस्टिंग एंड प्यूट्रिफिकेशन में टेक प्लेस। डीकम्पोजिशन होने लगेगा, प्यूट्रिफैक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? लैंड और वाटर पॉल्यूशन होगा। when the waste products percolate down into the underground water resources. जब भी लैंड और वाटर पॉल्यूशन होगा तो लैंड पॉल्यूशन की वजह से क्या होगा? जो जो भी वेस्ट है जिसमें से उस वेस्ट में से जितने भी टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो सब क्या करेंगे? अंडरग्राउंड चले जाएंगे और वो अंडरग्राउंड वाटर को भी पल्यूट करेंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। अब बेसिकली हमारा क्या रोल है, हर एक जने का क्या रोल है पॉल्यूशन को बचाने के लिए, ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम पॉल्यूशन को बचा सकें। ये अब हम देखेंगे। पहला पॉइंट आता है यूज लो फोस्फेट, फोस्फेट फ्री और बायोडिग्रेडेबल डिश वॉशिंग लिक्विड। हमें क्या करना है? बहुत कम अमाउंट में फोस्फेट यूज करना है। बेसिकली हमें प्रेफर करना है कि हम फोस्फेट फ्री चीजें यूज करें। और क्या करना है? बायोडिग्रेडेबल डिश वॉशिंग लिक्विड को यूज करना है जो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो। लॉन्ड्री डिटर्जेंट और शैम्पूज कम फोस्फेट वाले, लो फोस्फेट वाले यूज करने हैं, क्योंकि जितना ज्यादा फोस्फेट की वजह से क्या होता है? पॉल्यूशन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आता है डू नॉट यूज फ्रेशनर्स इन टॉयलेट्स। टॉयलेट्स में फ्रेशनर, वाटर फ्रेशनर्स नहीं यूज करने चाहिए। यूज मैन्योर और कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ कमर्शियल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ग्राउंड को, गार्डन को, यार्ड प्लांट्स को, इन सबको फर्टिलाइज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और कंपोस्ट हमें यूज करने चाहिए इंस्टेड ऑफ कमर्शियल और इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड।
Don't pour pesticides, paint, solvents, oils or other product containing harmful chemicals down drain on the ground. Contact the authority responsible for their disposal. हमें पेस्टिसाइड्स, पेंट्स जो है बिना ग्राउंड में नहीं डिस्पोज करने चाहिए. हमें अथॉरिटीज को, प्रॉपर अथॉरिटीज को कांटेक्ट करना चाहिए जो कि उनको डिस्पोज कर सकें. नेक्स्ट आता है रिसाइकल ओल्ड मोटर ऑयल एंड एंटी फ्रीज एट एन ऑटो सर्विस सेंटर दैट हैज एन ऑयल रिसाइकलिंग प्रोग्राम. If you get water from a private well or suspect that municipal water is contaminated, you have tested by an EPA certified laboratory for lead, nitrates, ट्राइहैलोमीथेन्स, रेडन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड पेस्टिसाइड. अगर आपको कोई पानी प्राइवेट वेल से मिला है या फिर हमें लगता है कि वो म्युनिसिपल वाटर का पानी है और वो कंटामिनेटेड है, तो उसको ईपीए सर्टिफाइड लेबोरेटरी से टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें हमें उसमें लेड, नाइट्रेट या फिर और जितने भी ये कंपाउंड्स हैं इनका पता चलेगा कि वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, वो पानी कंटामिनेटेड है या नहीं है. Run water from taps or several minutes. Run water from taps for several minutes every morning before using the water for drinking or cooking. क्या करना चाहिए? अगर हमें कोई भी पानी पीना है या फिर कुक करना है तो उसको पहले कुछ टाइम टैप में चला के छोड़ देना है कि जो भी रुका हुआ पानी है वो निकल जाए एंड फिर उसके बाद यूज करना है. सेव इट एंड यूज टू वाटर प्लांट्स. प्लांट्स वाटर को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको पहले हम प्लांट्स को वाटर करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर आपका कोई सेप्टिक टैंक है तो उसको हमें हर साल देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, उसको क्लीनिंग करानी चाहिए हर 3 से 5 साल में. एंड उससे क्या हो, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ना हो. Do not use septic tank cleaner which contain toxic chemicals that can kill bacteria important to sewage decomposition and that can contaminate groundwater if system malfunction. हमें सेप्टिक टैंक क्लीनर का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं. नेक्स्ट आता है सपोर्ट इकोलॉजिकल लैंड यूज प्लानिंग इन योर कम्युनिटी. हमें इकोलॉजिकल लैंड यूज प्लानिंग जो है वो यूज करनी चाहिए कम्युनिटी में. गेट टू नो योर लोकल वाटर बॉडीज एंड फॉर्म वॉचडॉग ग्रुप्स टू हेल्प मॉनिटर, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर देम. इसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, जो लास्ट ईयर्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं, या आपको प्रैक्टिस करने हैं. इन सब के आंसर्स आपको इसी पीडीएफ में, इसी नोट्स में आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. क्या क्या क्वेश्चंस हैं? व्हाट डू यू मीन बाय पोल्यूशन? व्हाट आर इट्स टाइप्स? व्हाट इज एयर पोल्यूशन? व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स एंड सजेस्ट सम प्रिवेंटिव मेजर्स. ये सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं. एयर पोल्यूशन भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी, नॉइज पोल्यूशन भी, सॉइल पॉल्यूशन भी, एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. इनके आंसर सब आप इलैबोरेट करके लिख सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है इस वीडियो में. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आज की वीडियो के लिए इतना ही. बाकी के नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड.